वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्लास 11th के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग जो सैम्पल पेपर इशू हुए हैं तो उन सबों को कंपाइल करके बनाया गया है और सारे थ्योरी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। न्यूमेरिकल्स के तो ऑलरेडी जो है बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बोलता है, पहला क्वेश्चन है, द डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट accounting information in the same sense as it is prepared and convey to them which qualitative characteristics of accounting information is highlighted here। कहने का क्या मतलब है कि मैंने जो सोच करके बनाया और आपको दिया, आप वही समझो। तो ये कौन सा फीचर है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये अकाउंटेंसी का कौन सा फीचर है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म प्रॉफिट। बोलता है कि प्रॉफिट को डिफाइन कीजिए। तो प्रॉफिट जो है उसको डिफाइन करेंगे तो प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये आपका प्रॉफिट होता है। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो क्या करता है? किसी भी ओनर का इंक्रीज कर देता है उसके इन्वेस्टमेंट को, उसके कैपिटल को। ओके। अब बोलता है कि इन रेफरेंस टू वन कंट्री वन टैक्स डिफाइन द टर्म आईजीएसटी। आपसे आईजीएसटी का डेफिनेशन पूछ रहा है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पहले तो फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली क्या होता है कि जब स्टेट के भीतर ट्रांजैक्शन होता है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी भरते हैं। और जब एक स्टेट से बाहर होता है, जैसे दिल्ली का माल हरियाणा जा रहा है, तो वहां पर आईजीएसटी भरना पड़ेगा। और आईजीएसटी में क्या है कि उसका एक सर्टेन परसेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और एक सर्टेन परसेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और उसका रेट जो है वो गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करती है। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो रेट स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से। What is the correct option from the following? सीमा जो है वो फर्नीचर हाउस है, वो रिटर्न करती है टेबल्स एंड चेयर्स महेश फर्नीचर को। तो बोलता है कि इस ट्रांजेक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो बेसिकली ये क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड बुक में जाएगा। आपने परचेस किया, आप उसको लौटा रहे हो तो रिटर्न आउटवर्ड। और रिटर्न इनवर्ड यानी आपके पास लौट करके आया, ये जो है ये क्या हुआ? शेष रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? ये होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली इन प्रैक्टिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन रेड इंक। बोलता है कि इसमें से इनवॉइस में, बिल्स में, डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में इसमें से कौन सा ऐसा है जो रेड कलर के इंक में बनाया जाता है? तो क्रेडिट नोट जो है वो रेड कलर के इंक में बनाया जाता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर डिपॉजिटिंग कैश चेक्स इन द बैंक अकाउंट ऑफ फॉर्म हैज टू बी फिल्ड विच इज कॉल्ड अ। बोलता है कि जब आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या होता है? आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और वो जो चीज है वो फॉर्म क्या कहलाता है? पे इन स्लिप। वो पे इन स्लिप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। प्रोविजन और रिजर्व में जो है उसमें आपको पर्पस के बिहाफ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो प्रोविजन और रिजर्व में जो डिफरेंस है पर्पस के हिसाब से, तो वो ये होना चाहिए कि प्रोविजन जो है वो किसी नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है
लेकिन रिजर्व जो है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये ध्यान रखना होगा। और प्रोविजन जो है वो क्या है, किसी नॉन लायबिलिटी के लिए, एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके बारे में आपको पता है कि लायबिलिटी हो सकता है। हम लोग करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं, या कई बार जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी काटते हैं, तो ये सारा प्रोविजन का एग्जाम्पल है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। द एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग of the accounts, broadcasting of the subsidiary books or wrong recording of amount in the books of original entry are called, इसको बोला जाता है error of commission। इसमें क्या हो गया कि रॉन्ग टोटलिंग हो गई, या एक पेज से दूसरे पेज तक ले जाने में आपने गलत पोस्टिंग कर दी है, तो उसके बारे में जो गलती है उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो इसमें 29 मई को बेचा गया है और 4 महीने का बिल है, ये 4 महीने का बिल है, तो 29 मई से जो पहला महीना होगा वो 29 जून, जो दूसरा महीना होगा वो होगा 29 जुलाई, फिर जो तीसरा महीना होगा वो होगा 29 अगस्त, जो चौथा महीना होगा वो होगा 29 सितंबर, और उसके बाद आपको डे ऑफ ग्रेस ऐड करना है, तो 3 दिन आप डे ऑफ ग्रेस ऐड करोगे तो 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, तो 2 अक्टूबर आ जाएगा। तो 2 अक्टूबर बेसिकली क्या होता है, गजेटेड हॉलिडे होता है, आपको पता है गांधी जयंती होती है। और तो जब कभी भी ऐसा हो कि किसी भी बिल का मैच्योरिटी डेट किसी हॉलिडे को पड़ता हो, पब्लिक हॉलिडे को, तो उसमें क्या होता है, बिल का पेमेंट 1 दिन पहले हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, 1 तारीख इसका पेमेंट का डेट होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा था, इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई बिल है जिसका पेमेंट का डेट किसी पब्लिक हॉलिडे वाले दिन है, तो उसका पेमेंट का डेट क्या होगा, तो जिस दिन पब्लिक हॉलिडे है उससे 1 दिन प्रीसीडिंग जो है वो उसका डेट होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड्स विद डैश, तो जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो होगा ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने से और उसको कम्युनिकेट करना, ये सारा जो है पहला आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। ये तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। दूसरा पूछ रहा है अकाउंटिंग मेजर ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ, बोलता है अकाउंटिंग में जब हम मेजर करते हैं किसी ट्रांजेक्शन को तो किस में, तो मनी के टर्म में मेजर करते हैं। तीसरा आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डिंग इन, कोई भी जो इकोनॉमिक इवेंट्स है उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा है कि जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका क्या करता है, आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपके एसेट्स बढ़ाता है। आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, आपका ट्रक है, आपने रखा है कि हमको माल सप्लाई करना है या माल लेकर के आना है, तो उसमें पेट्रोल डलवाया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो ट्रक खरीदा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये ध्यान में रखने की बात है बस। इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, अगर उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाए तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और अगर उसका बेनिफिट जो है वो इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा उसका बेनिफिट हो तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बोलता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में का क्या डिमेरिट्स है, क्या लिमिटेशन है, तो चूंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम पे ये नहीं बन रहा है तो आप इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। दूसरा क्या होगा कि करेक्ट असर्टेनमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन नॉट बी मेड, आप जो है बिजनेस ऑपरेशन का सही से असर्टेन नहीं कर सकते और उसका इवैल्यूएशन आप सही से नहीं कर सकते। फिर क्या है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी,
इसको भी आप सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस में कॉज अ प्रॉब्लम इन रेजिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइडर। अब चूंकि यही सारा चीज क्लियर नहीं है, 12th में इसके बिहाफ पे हम लोग बहुत सारा रेशियो पढ़ते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो होता है, लिक्विडिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये सारे रेशियोज जो हैं ये हमें मदद करते हैं आउटसाइडर से फंड लेने में, बिजनेस का पोजीशन दिखाने में। तो ये सारा चीज करने में आपको दिक्कत होगी। फिर क्या है, द ओनर्स फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन फिलिंग। आप इंश्योरेंस क्लेम आपको फाइल करने में दिक्कत होगा। अगर आपने कभी कोई लॉस हो गया इन्वेंट्री या फायर से या थेफ्ट से, इन्वेंट्री में आपका स्टॉक है वो आग से या किसी चीज से लॉस हो गया है, तो उसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने में दिक्कत होगी। It becomes difficult to convince the income tax authorities about the reliability of the computed income। और आप जो अथॉरिटीज हैं उनको आप बता नहीं सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितना विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता पर ही संदेह होने लग जाता है। नेम एनी टू फील्ड एसेट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हाउस। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका क्या एसेट हो सकता है, तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो उसके एसेट हो सकते हैं। नेम एनी टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर टू बी यूज्ड इन अकाउंटिंग। हार्डवेयर क्या होता है, जो उसको हम देख छू सकते हैं, तो आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रोसेसर है, ये सारे हार्डबोर्ड हैं। और जिनके मदद से कंप्यूटर काम करता है वो क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। A customer withdraws money using the automated teller machine ATM facility। और इसमें क्या है, TPS involves following steps in processing a transaction। What is TPS? आपको OTP मिलता है ना, उसी के बारे में बता रहा है। तो TPS क्या होता है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। For an accounting information, choose the correct steps in ascending order from the following। तो सबसे पहले इनपुट जाएगा, इनपुट का प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सप्लेन टूल लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो है उसमें क्या है कि कॉमन सेंस नहीं होता है, और कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि उसका IQ 0 होता है। कंप्यूटर सिस्टम एज एन डे डू नॉट पोजेस एनी कॉमन सेंस बिकॉज नो फुल प्रूफ एल्गोरिदम हैज बीन डिजाइन। इसके लिए कोई एल्गोरिदम बना नहीं है। और कंप्यूटर में क्या है कि IQ जो है उसका वो 0 होता है, नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस कोशेंट। When a person brings in some money as capital into his business, in accounting records it is treated as liability of the business, the owner of the concept related to तो business entity। मालिक भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो वो उसको, मालिक भी बिजनेस के लिए आउटसाइडर है तो उसको एज वो लाइबिलिटी चूज करेगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट एंटिटीज। When a fixed tangible asset becomes useless or unwanted due to new invention, it is termed as obsolescence। कोई फिक्स एसेट है, टेंजिबल फिक्स एसेट, अब वो काम का नहीं रहा, क्यों? क्योंकि नया इन्वेंशन आ गया है, तो हम ये चीज क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेसेंस। एमोर्टाइजेशन तो आपको पता ही है कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट के साथ होता है, और डिप्लीशन जो है वो माइंस एंड क्वेरीज के साथ होता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज टू बी मेड आइदर एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ इट्स और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो ये जो है ये इसको कहते हैं, ये कहलाता है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कि उसमें जो कुछ भी कम होगा उसके इस पे हम इसको ये करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहलाता है बेसिकली, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और ये एसेट्स के इक्वल होते हैं। तो यहां पर जितने दिए हुए हैं वो सारे ही सही हैं, नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। गुड परचेज फ्रॉम राघव फॉर इतना
गुड रिकॉर्डेड एज इतना इन द परचेज बुक, दिस टाइप ऑफ एरर जो है वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। और अगर इसी चीज को बोलेगा कि इसका रेक्टिफाइंग एंट्री करो तो क्या करेंगे, 900 रुपीज से उसको ज्यादा से क्रेडिट कर देंगे। एक्स लिमिटेड ऑफ बिलासपुर एंड ओनर ऑफ शॉपिंग मॉल रिसीव्ड रेंट 1 अप्रैल 2020 फ्रॉम 20 टेनेंट्स एट द रेट 15,000 पर मंथ। तो 15,000 गुना 20 तो 3 लाख रुपया रेंट आना है फॉर 18 मंथ। तो फॉर द ईयर एंडेड इतना। एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट द अकाउंटिंग रेंट एंड इनकम टू बी रियलाइज्ड बाय कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए 15,000 इंटू 20 और 18 मंथ का हम नहीं लेंगे, एक साल में 12 मंथ ही होता है तो उसको 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख गुना 12 36 लाख रुपया होगा, 36 लाख। क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर का ही लेते हैं तो एक ईयर में तो कितना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये कितना होगा, ये 12 महीना ही होता है तो 12 महीने का ही रेंट लेंगे। और जो एक्स्ट्रा अगर आ गया है तो वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बन करके आपके लायबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा। A has given acceptance on bill of exchange of rupees 6,000 for 1 month to bill B. The bill was by B to C. बिल जो है वो एंडोर्स हो गया। She has discounted the bill from his bank, but on due date the bill was dishonored and noting charges of rupees 100 was paid by bank. Noting charges of rupees 100 being an expense will be debited to which of the following books in the books of A. क्योंकि ए ने ही एक्सेप्टेंस दिया है तो उसी को हम पकड़ेंगे कि अब तो बिल का भी पैसा दो और नोटिंग चार्ज का भी पैसा दो, तो 6,100 से उसको डेबिट करेंगे। सनलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स ड्रग प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतना, ऑफिस एक्सपेंस इतना 12,000, सैलरी 15,000 इज आउटस्टैंडिंग एंड 10,000 रेंट पेड इन एडवांस, गुड सोल्ड फॉर रुपीज इतना इंक्लूडिंग 1,50,000 as debtor and bills receivable. As per accrual basis of accounting, the profit and loss of the Sunlight कितना होगा, तो इसमें P&L अकाउंट आपको बनाना होगा। कॉग्स आपको दिया है और एक ऑफिस एक्सपेंस पेड है 1,20,000, सैलरी है 15,000 का और 15,000 का आउटस्टैंडिंग है और 10,000 का रेंट पेड आपने एडवांस में किया है। गुड सोल्ड फॉर रुपीज 980, 9,80,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीपी निकालेंगे तो 9,80,000 में से हम 4,50,000 माइनस कर देंगे, सेल्स माइनस कॉग्स, और इससे मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी जीपी आ जाएगा। और ये जीपी कितना हो जाएगा, 5,30,000 का। अब इसमें से सारा ये माइनस करेंगे, 1,20,000 माइनस करेंगे, उसमें 1,20,000 माइनस करेंगे, 15,000 का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, जो रेंट एडवांस में पे किया है। रेंट एडवांस में पे किया है तो बेसिकली उस चीज को हम प्लस कर देंगे, एडवांस वाला रेंट को हम प्लस कर देंगे, और डेटर और बिल रिसीवेबल जो है वो बैलेंस शीट का चीज है, और ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 4,05,000। 5 लाख में से 5,30 में से 1,35 गया तो हो गया आपको 4,95, 4,95 में 10 जोड़ा तो 4,05,000। Bank accounting concept which suggests that each transaction should be recorded in the books of account by supporting voucher of transaction, इसको कहते हैं objectivity. Bank reconciliation statement is prepared by account holder of the bank, जिसका अकाउंट रहेगा वही बनाएगा, देखेगा कि मैच कर रहा है या नहीं। Which of the following is a prime objective of accounting?
तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना जो है वो मेन उसका ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। यही 30 क्वेश्चंस थे।